और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले बात कर लेते हैं बिरयानी की। जी हां, प्रदेश में हुए नगरीय निकाय चुनाव के दौरान एमपी में एंट्री करने वाली ओवैसी की पार्टी AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन अब भोपाल में अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत बनाने की तैयारी में जुट गई है। लेकिन इसके लिए इसने अब बिरयानी वाली सियासत का रास्ता बनाया है। 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए AIMIM जोर शोर से सदस्यता अभियान चला रही है, लेकिन इसके साथ में हैदराबादी बिरयानी भी खिला रही है। मध्य प्रदेश में साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले AIMIM ने अभियान चलाकर सदस्य बनाने शुरू कर दिए हैं। लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए ओवैसी के चेहरे के साथ साथ हैदराबाद की मशहूर बिरयानी भी पेश की जा रही है। पुराने शहर में हैदराबादी बिरयानी की दावतें कराकर लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई जा रही है। ये कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में बिना MIM के कोई भी आने वाले चुनाव में सरकार नहीं बना पाएगा, ये हमारा दावा है। हम लोग अभी तेजी के साथ पूरे मध्य प्रदेश में लगकर काम कर रहे हैं। MIM का एक एक नेता, एक एक सिपाही, एक एक वर्कर सदस्यता अभियान के प्रोग्राम में पूरी तरह से लगा हुआ है। 2023 के चुनाव से पहले ओवैसी की पार्टी की सक्रियता से कांग्रेस परेशान है। MP कांग्रेस के महामंत्री महेंद्र सिंह चौहान का कहना है कि प्रदेश में कांग्रेस का वोट काटने के लिए बीजेपी की पार्टी सक्रिय है, लेकिन अल्पसंख्यक वर्ग का भरोसा कांग्रेस पार्टी पर है। चाहे जितनी दावत कर ली जाए, उसका असर 2023 के चुनाव पर नहीं होगा। तो दावतें तो कोई भी दे सकता है, कोई भी खाने जा सकता है, लेकिन इससे ये मान लेना कि उनकी पार्टी की पहुंच बढ़ रही है या बहुत मजबूत हो रही, तो मैं नहीं मानता हूं। उसके जो कर्ता धर्ता हैं उनके बारे में, उनकी पृष्ठभूमि के बारे में भी जाना जाना चाहिए कि उनकी क्या स्थिति है समाज में, उनके वर्ग में, विशेषकर अल्पसंख्यकों में उनके प्रति लोगों का दृष्टिकोण क्या है। इधर 2023 के चुनाव से पहले ही सूबे में AIMIM की सक्रियता बढ़ने से बीजेपी खुश नजर आ रही है। बीजेपी के प्रवक्ता हितेश वाजपेयी का कहना है कि अल्पसंख्यक वर्ग का अब कांग्रेस से मोह भंग हो चुका है। मुस्लिम समुदाय के लोग बीजेपी या दूसरी पार्टी में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। देखिए, हम एक बहुत बड़ा बदलाव अल्पसंख्यक समुदाय में देख रहे हैं, खासतौर से मुसलमानों में। मुसलमानों में एक बहुत बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुड़ गया है और जो कुछ बचे हैं वो कांग्रेस से नाराज हैं, क्योंकि कांग्रेस ने उनका 70 साल बहुत शोषण किया राजनीतिक रूप से। उनको कुछ नहीं मिला, बल्कि बदनाम कर दिया, उनको आतंकी के रूप में बताते रहे, इनको हिंदू मार देंगे, ये कर रही है, सब कांग्रेस फैलाती रही। दरअसल ओवैसी की नजर प्रदेश की मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर है। ओवैसी दलित और आदिवासी संगठनों के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है और यही वजह है कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर जैसे शहरों में AIMIM के दावेदारों ने अपनी सक्रियता को बढ़ा दिया है। ऐसे में ओवैसी की बढ़ती सक्रियता का असर 2023 के चुनाव पर पड़ना तय है, लेकिन ओवैसी की सक्रियता बढ़ने से कांग्रेस को नुकसान होना भी तय है। ऐसे में चुनाव से पहले कैसे सियासी समीकरण बनते हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प रहने वाला है। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, भोपाल। पिछले लगभग 1.5 महीने में भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े कई छोटे बड़े विवाद सामने आ चुके हैं, लेकिन इस बार चापलूसी में कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि श्री राम ने केवल अयोध्या तक यात्रा की थी, राहुल गांधी तो कश्मीर तक राम से भी लंबी पद यात्रा पर निकले हैं। इस बयान के सामने आने के बाद से ही पहले घर में विरोध हुआ, अब विरोधी भी हमलावर हैं। दरअसल कांग्रेस नेतृत्व पर अक्सर ऐसी भक्ति भारी पड़ती रही है। भगवान राम के नाम पर शून्य से शिखर तक पहुंची बीजेपी भी ऐसे विवादों को पहली फुर्सत में लपक लेती है। भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी के मध्य प्रदेश पहुंचने से पहले ही राहुल और राम की तुलना पर सियासी युद्ध छिड़ा हुआ है। राहुल गांधी की जो पदयात्रा है वो पदयात्रा ऐतिहासिक पदयात्रा होगी। भगवान राम भी अयोध्या से श्रृंखला तक पैदल गए थे, पर ये राहुल गांधी उससे भी ज्यादा पैदल जाएंगे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। इतिहास है, कोई आज तक गया ना कोई जाएगा। ये राहुल गांधी की ऐतिहासिक यात्रा। सुना आपने, ये है राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य और राज्य उत्पाद शुल्क मंत्री परसादी लाल मीणा। मीणा को भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी भगवान राम के बराबर नजर आते हैं। मीणा कहते हैं भगवान राम से लंबी यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं।
तो महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष ने भी भगवान राम से तुलनात्मक अंदाज में राहुल के कसीदे पढ़ दिए। हालांकि जवाब एमपी कांग्रेस से आया। दिग्विजय सिंह के छोटे भाई और कांग्रेस विधायक इसे निपट चापलूसी करार देते हैं। राजनीति में थोड़ी बहुत चमचागिरी चलती है, सभी जगह चलती है, नौकरी में अच्छा राजनीति, पर ये सब सीमाओं को पार कर चुके हैं कि भगवान राम की तुलना राहुल गांधी से, राहुल गांधी भी इस बात से खुश नहीं होंगे। और ये चुनाव इसीलिए करवाए हैं गांधी परिवार ने कि ये चमचागिरी चापलूसी बंद हो पार्टी में और पार्टी खड़ी हो। तो इसीलिए इस तरह के बयान जो दे रहे हैं उनको पार्टी से बाहर करना चाहिए, उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। इस तरह की बातें करने से कोई पार्टी का भला नहीं होगा। लोग, पूरी दुनिया हंस रही है, पूरे लोग हंस रहे हैं। कांग्रेस की राहुल और राम भक्ति पर प्रतिक्रिया मध्य प्रदेश से आई। भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह कहती हैं ये वही कांग्रेस है जो राम के अस्तित्व को नकारती थी। आज उसे राहुल गांधी में राम नजर आते हैं। साध्वी तो यहां तक कहती हैं कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का फायदा बीजेपी को मिलेगा। वो तो राम जी का अपमान करते ही रहते हैं। राम मंदिर भव्य निर्माण के जब शिला रखी जा रही थी, जब भव्य मंदिर निर्माण हो रहा था, तब भी उन्होंने विघ्न डाला और उनकी बुद्धि जिस प्रकार से भ्रष्ट हुई है, तभी वो इस प्रकार से प्रभु राम जी का नाम लेते। तो कांग्रेस का सफाया होने की कगार पे आ गया है। ये उनकी यही गति होने वाली है। हालांकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एमपी भी आएगी। राहुल उज्जैन में महाकाल के दर्शन भी करेंगे। सुराम से तुलना के बाद हो सकता है उन्हें शिव भक्त भी बताया जाए। संभव है कुछ अति उत्साही कांग्रेसी उनकी तुलना भगवान भोलेनाथ से ही ना कर दें। लेकिन यूपीए सरकार में कांग्रेस का राम को काल्पनिक बताने का स्टैंड आज भी पीछा नहीं छोड़ रहा। गुना से विजय जोगी, भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी मिली है। गेम्स का आयोजन साल 2023 में जनवरी से फरवरी के बीच होना है। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसका ऐलान किया। साल 2018 में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था और अभी तक ये दिल्ली, पुणे, गुवाहाटी, पंचकुला में आयोजन हो चुका है। अब मध्य प्रदेश की बारी है। मध्य प्रदेश के खेल प्रेमियों को एक बड़ी सौगात मिली है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन इस बार मध्य प्रदेश में होगा। इस बात की घोषणा खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में की। इस ऐलान के साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान के हाथों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की मशाल भी सौंपी गई। पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 2023 में जनवरी से फरवरी के बीच किया जाएगा। एमपी के 8 शहरों में खेलो इंडिया की कई प्रतियोगिताएं होंगी, जिनमें भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, महेश्वर और बालाघाट शामिल हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 30 खेलों में करीब 7,000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, मध्य प्रदेश जैसे कई राज्य न केवल खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए बल्कि खिलाड़ियों को सभी प्रकार की सुविधाएं देने के लिए भी आगे आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 से इसका आयोजन होगा। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में होने वाला है। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि मलखंब का ये आयोजन, योगासना, ये अब हमारे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का एक भाग बना है। थांगटा हो, कलारीपट्टू हो, गटका हो, ये 5 ट्रेडिशनल गेम्स आज हमारे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का हिस्सा बन चुके हैं। और वाटर स्पोर्ट्स पर तो आपके हमारी बहुत बड़ी नजर रहने वाली है, क्योंकि वाटर स्पोर्ट्स में मध्य प्रदेश ने शानदार काम किया, बाकी राज्यों से आगे बढ़कर किया। खुशी के इस मौके पर सीएम शिवराज ने कहा, खेलो इंडिया की शुरुआत कर पीएम ने देश के मानस को बदल दिया। राज्य में 11 खेल अकादमी हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग अकादमी है। खेलो इंडिया मध्य प्रदेश में नई क्रांति पैदा करेगा। लेकिन जैसा अनुराग जी बता रहे थे, अब हर माँ बाप चाहता है कि उसके बेटा बेटी भी खेलें, खेलों में भी आगे।
अब गांव-गांव खेल रहा है, हर शहर खेल रहा है और खेलों में भारत चमत्कार कर रहा है। हमने मध्य प्रदेश में भी इसलिए प्रयास किए। यशोधरा जी बता रही थी कि पहले तो 3-4 करोड़ रुपए का बजट होता था, वो सैलरी में चला जाता था, छोटी मोटी। लेकिन अधोसंरचना का विकास, अब हमारी 11 अकादमी है 18 खेलों के लिए मध्य प्रदेश में, और हमारे अकादमी के बच्चे चमत्कार कर रहे हैं। खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को मध्य प्रदेश में बनाने की हमने कोशिश की, और इंफ्रा भी ऐसा, कभी आप शूटिंग अकादमी आप आके देखिए, हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हमने बनाने का प्रयास किया है। अपने खिलाड़ियों को बुनियादी सुविधाएं अकादमी में भी मिले, लेकिन हर जिले में मिले, इसलिए खेलों के स्टेडियम, मिनी स्टेडियम, कोचिंग की व्यवस्था, प्रशिक्षण केंद्र 171 हमारे चल रहे हैं, बाकी और हम शुरू कर रहे हैं। साल 2018 में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था। अभी तक दिल्ली, पुणे, गुवाहाटी, पंचकुला में यूथ गेम्स का आयोजन हो चुका है। नेशनल गेम्स की तर्ज पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत की गई थी। ये एक मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है और इस आयोजन में 22 साल से कम उम्र के खिलाड़ी ही भाग लेते हैं। यूथ गेम्स की वजह से ही देश को कई स्टार खिलाड़ी भी मिले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इधर छत्तीसगढ़ में खराब सड़कों को लेकर सियासत तेज है। सरकार के खिलाफ बीजेपी लगातार हमला कर रही है। इस बार पूर्व मंत्री राजेश मूणत कह रहे हैं कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार सड़कों की मरम्मत के लिए अब लोन लेने वाली है। मूणत के आरोपों पर सीएम भूपेश बघेल कर रहे हैं पलटवार। कह रहे हैं बीजेपी अपने शासनकाल में अगर सड़कें ठीक से बनवा ली होती तो आज मरम्मत की जरूरत पड़ती क्या। छत्तीसगढ़ में सड़कों को लेकर हो रही सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। पहले बीजेपी सांसद सरोज पांडे ने सोशल मीडिया के जरिए वीडियो बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश की थी, जिसके बाद खुद सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पर पलटवार किया। लेकिन अब पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने ये मुद्दा उठाया है। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार सड़कों की मरम्मत के लिए छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम के जरिए ऋण लेने जा रही है। छत्तीसगढ़ की सरकार रोड के रिपेयरिंग के लिए लोन ले रही है। सड़क विकास निगम के माध्यम से अब जो रोडों के ऊपर गड्ढे हो गए, उन गड्ढों की भरपाई करने के लिए सड़क विकास निगम लोन लेकर के उन गड्ढों की भरपाई करेगा। यह इस देश का पहला होगा राज्य जिस राज्य के अंदर रोडों को गड्ढे भरने के लिए लोन लेना पड़ रहा है सरकार को। नई रोड नहीं बन रही। सड़क विकास निगम का गठन किन उद्देश्यों के लिए किया गया था और उसके उद्देश्यों को किनारे रख करके ना तो उसका सेटअप है, ना उसके स्थायी कर्मचारी है। पीडब्ल्यूडी विभाग के जो सेटअप होने के बाद भी पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी मॉनिटरिंग करेंगे, लेकिन उनके पास फंड नहीं है। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री राजेश मूणत के इन सवालों पर सीएम भूपेश बघेल ने उल्टे बीजेपी सरकार से ही सवाल कर दिया कि पिछले 15 सालों में अगर इन लोगों ने अच्छी और बेहतरीन सड़कें बनवाई होती तो सड़कों की मरम्मत की नौबत ही नहीं आती। सीएम बघेल ने एक्सप्रेसवे के मुद्दे पर बीजेपी पर पलटवार किया। अब यदि वो ठीक से बनाए होते तो मरम्मत की जरूरत क्यों पड़ती? सर एक्सप्रेसवे बनाया, उद्घाटन भी हुआ, कोई चल पाया था? जितने वो सड़कें गारंटी पीरियड की जो सड़कें हैं वो उखड़ रहे हैं, तो आपने कैसे बनवाया है? अगले कुछ महीनों में सूबे में चुनावी मंच सजने वाले हैं, इसीलिए मुद्दों की तलाश में जुटी बीजेपी किसी न किसी बहाने सरकार को लगातार घेर रही है। लेकिन 15 साल सत्ता में रहने वाली बीजेपी अपने ही सवालों में कई दफा घिर भी जाती है। चुनावी मौसम जैसे जैसे करीब आएगा मुद्दों की बहार आएगी।
नेताओं को जनता से जुड़ी समस्याओं की याद भी आएगी। पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग होती रहेगी, लेकिन चुनावी चकल्लस खत्म होते ही मुद्दे भी हवा हो जाएंगे, क्योंकि सियासत की रवायत यही रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। प्रधानमंत्री कल केदारनाथ धाम की यात्रा पर रहेंगे और इस दौरान पूजा पाठ के साथ वे श्रद्धालुओं को बड़ी सौगात देंगे। उनके दौरे को लेकर उत्साह कैसा है, आइए देखते हैं। पीएम मोदी एक बार फिर केदारनाथ धाम की यात्रा पर जाएंगे। प्रधानमंत्री 21 अक्टूबर को उत्तराखंड आएंगे और इसी दिन पीएम केदारनाथ रोपवे, हेमकुंड रोपवे के साथ ही माणा तक डबल लेन सड़क का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। यहां आने वाले श्रद्धालु भी बहुत खुश हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का 21 अक्टूबर को केदारनाथ धाम में आगमन प्रस्तावित है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जो केदारनाथ धाम में दर्शन किए जाएंगे और उसके बाद जो उनके नेतृत्व में, उनकी प्रेरणा से जो यहाँ पे विभिन्न निर्माण कार्य चल रहे हैं उसका निरीक्षण किया जाएगा, जिसमें मंदाकिनी आस्था पथ, सरस्वती आस्था पथ आदि जगह जो जो कार्य चल रहे हैं उस पर वो निरीक्षण करेंगे। और साथ ही यहाँ पे जो हमारे कई जो श्रमिक काम कर रहे हैं आदि उनसे भी संवाद प्रस्तावित है। तो उसी के लिए हमारी सभी तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं और यहाँ पे तीर्थ पुरोहितों में, यहाँ पे सभी लोगों में बहुत उत्साह है, जिसके वो माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए काफी उत्सुक है। पीएम मोदी मंदिर में दर्शन पूजन के बाद केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही केदारनाथ पुनर्निर्माण में लगे श्रमिकों से भी बात करेंगे। केदारनाथ के बाद पीएम बद्रीनाथ रवाना होंगे। यहाँ भी पहले दर्शन और पूजन का कार्यक्रम है, जिसके बाद पीएम माणा गांव के समारोह में भाग लेने पहुंचेंगे। पीएम माणा में ही हेमकुंड साहिब रोपवे और माणा तक डबल लेन सड़क का शिलान्यास करेंगे। इसी दिन प्रधानमंत्री का सैनिकों के साथ ही दिवाली मनाने का कार्यक्रम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बेमौसम बारिश के बाद अब वक्त के पहले ही बर्फबारी शुरू हो गई है। कश्मीर से लेकर केदारनाथ तक इन दिनों बर्फबारी हो रही है, जिससे कि मैदानी इलाकों में ठंड ने दस्तक देनी शुरू कर दी। कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। कई इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी से रंगत बदल गई है। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी नजर आ रही है। गुलमर्ग, सोनमर्ग, गुरेज समेत कई इलाकों में इन दिनों बर्फबारी हो रही है। जम्मू के पुंछ को शोपियां से जोड़ने वाली मुगल रोड पर भारी बर्फबारी हुई है। भारी बर्फबारी से हाईवे तक ब्लॉक हो चुका है। धरती के स्वर्ग कश्मीर घाटी में घूमने आने वाले पर्यटकों के चेहरे पर इस बर्फबारी के बाद खुशी छलक रही है। घाटी के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग और सोनमर्ग में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। इससे पर्यटक और पर्यटन से जुड़े कारोबार करने वाले लोगों के मन में खुशी छाई है। बड़ी तादाद में यहाँ पर्यटक पहुंचे हैं और बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। कश्मीर घाटी के लगभग सभी हिस्सों में बुधवार से भारी बारिश का दौर जारी है, जबकि जोजिला, अफरावत, पीर की गली और कई दूसरे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते श्रीनगर लेह हाईवे को वाहनों के आवागमन के लिए बंद कर दिया गया है। इधर बाबा केदारनाथ की नगरी केदार धाम में भी मौसम का मिजाज बदल चुका है। बुधवार को दोपहर बाद धाम में लगभग 2 घंटे तक बर्फबारी हुई। देर शाम से यहाँ घने बादल छाए हुए हैं। वहीं बद्रीनाथ की ऊंची चोटियों और हेमकुंड साहिब में भी बर्फबारी हुई है। बहुत अच्छा लग रहा है। डर नहीं लग रहा? कोई डर नहीं लग रहा। पहले लग रहा था जब स्टार्टिंग हुई थी वापस चढ़ने की। यहाँ नीचे कितनी बर्फबारी नीचे देखा था? बस अभी जैसे जैसे ऊपर आता गया वैसे बहुत फास्ट हुई है। बद्रीनाथ धाम की ऊंची चोटियां भी बर्फ से ढक चुकी हैं। बद्रीनाथ धाम में सुबह और शाम को बर्फीली हवाएं चल रही हैं।
इससे निचले इलाकों में ठंड भी पड़ने लगी है। वहीं कुमाऊं में पंचाचुली, राजरंभा, हंसलिंग में हिमपात से मुनस्यारी में कड़ाके की ठंड महसूस की गई। सब मजा कर रहे हम, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। थकान सारी मिट गई? सब मिट गई। कैसे आए, हेलीपैड से या फिर नहीं, हम घोड़े से आए हैं। घोड़े से आए हैं? हाँ। कितने घंटे लगे आने में आप लोग को? 5 घंटे लगे। बहुत अच्छा लग रहा है, फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। खाना भी बहुत अच्छा मिल रहा है इधर, और सब अच्छा है। व्यवस्था कैसी है? सारी बहुत सब अच्छी रोड है। वगैरह जो आप लोग आए हैं, किस तरीके की व्यवस्था दिख रही है? रोड तो बहुत अच्छे बनाए, अभी तो बहुत ही अच्छे हैं। यानी चुभती और जलती गर्मी से राहत मिलने के बाद कुछ दिनों बर्फबारी की ठंडक का एहसास ले लीजिए। लेकिन बर्फबारी लगातार जारी रही तो मुमकिन है इस साल कड़ाके की ठंड जल्द ही दस्तक दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।